ओके ना, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, TCS। सी, ये चैप्टर पढ़ने का अपना देखो प्लान कैसा है। पहले बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा TCS का मतलब क्या होता है, फिर हाउ डज इट डिफर फ्रॉम TDS, फिर TCS के कुछ परसेंटेजेस याद रखने पड़ते हैं। ये पूरे चैप्टर में मेन चीज क्या है, TCS के परसेंटेजेस याद रखना। फिर लास्ट में जनरल नोट्स। प्लान समझ गया? इसी प्लान से मैं आगे लेके आने वाला हूँ। ओके, तो पहले मीनिंग पूछो, TCS क्या होता है, पूछोगे तो ही बताऊंगा। पूछ, TCS क्या होता है। देखो पूछा है तो ध्यान से सुनो। TCS का मीनिंग बताने के लिए मैंने ड्राइंग बना के रखी है। इधर देखो, ये एग्जाम्पल को तुम लोग बेस बना लोगे ना, पूरा चैप्टर स्मूथली जाएगा। पूरा चैप्टर एक एग्जाम्पल के ऊपर ही खड़ा है। तो सी, इमेजिन करो एक आदमी है राजू भाई। इस आदमी का नाम क्या, राजू भाई। इसकी क्या है, लिकर की शॉप है। किसकी? लिकर शॉप। लोकल भाषा में दारू की दुकान है। ओके लिकर शॉप है। अब है ना, इसकी दुकान में पब्लिक आती है, सब पियक्कड़ लोग होते हैं। कोई बियर लेता है, कोई विस्की, कोई वोडका, कोई जिन, रम, ये सब पीने वाले लोग आते रहते हैं। अब है ना, गवर्नमेंट को क्या लगता है, सुनो, जो ये लिकर का धंधा करते हैं ना, दे आर अनऑर्गेनाइज्ड। ये देखो पढ़ो क्या लिखा है, दे आर, इधर लिखा हुआ पढ़ो पहले, क्या लिखा है, अनऑर्गेनाइज्ड। यू नो व्हाट डू यू मीन बाय अनऑर्गेनाइज्ड? इन लोग कोई हिसाब किताब नहीं रखते, ना कोई बुक्स ऑफ अकाउंट ढंग से मेंटेन करते। सारा धंधा कैश में होता है। ऐसे बोलते हैं ना, चेक वेक जैसा कुछ नहीं, कैश में धंधा हो रहा है, हिसाब किताब नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं। तो दे आर वेरी अनसिस्टमैटिक एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो गवर्नमेंट को पता है इनसे डर क्या है, ये जो दारू की दुकान खोल के बैठा है ना, ये टैक्स नहीं भरेगा, इस बात का डर है। और गवर्नमेंट को कभी भी डर होता है ना, कमाने वाला टैक्स नहीं भरेगा तो उसको TDS काट के दो। लेकिन TDS काटना तो किसको बोलते हैं, पेयर को। अब बताओ, ये दारू वाले को इनकम देने वाला आदमी कौन है, पब्लिक। अब पब्लिक को तो नहीं बोलेंगे ना। आप जब विस्की की बोतल खरीदोगे तो विस्की की बोतल की जो कीमत है उसमें पैसा TDS काट के दो। अरे ऐसे तो लाखों लोग आते हैं उसकी दुकान पे। पब्लिक बोलेगी हम लोग को पीने का है यार, ये क्या काम दे दिया, हम लोग पीने को आए हैं, इधर TDS का काम दे दिया। तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ जनरल पब्लिक विच इज इन लार्ज नंबर, उनको बोलेंगे TDS काटो, उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन TDS कटवाने का मन क्यों हो रहा है, क्योंकि राजू भाई चोर है, दारू की दुकान खोल के बैठा है, और अनऑर्गेनाइज आदमी है, कोई हिसाब किताब नहीं है, कमा के टैक्स नहीं भरता, इसका पूरा रिस्क है। तो इधर TDS वर्क नहीं कर रहा है, और जब TDS वर्क नहीं करता तब जन्म लेना पड़ता है TCS को। TCS का इंट्रोडक्शन हो रहा है, सुनो। जिस दिन TDS फेल गया उस दिन TCS को लाना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट का फर्स्ट लव TDS है। इधर भी गवर्नमेंट पहले TDS का ट्राई मारे, लेकिन उसके लिए पब्लिक को काम पे लगाना पड़ेगा, वो सही नहीं है। इसे TDS फेल गया, अब TCS देखो कैसे वर्क होगा। लुक हियर, मेरे को बताए, राजू भाई की दुकान जोर शोर में चल रही है, फुल ऑन सेल हो रहा है, मस्त पैसा छाप रहा है। लेकिन इसकी दुकान में दारू की बोतलें कहाँ से आती है, उसका भी कोई सप्लायर होगा। ये देखो, उसका एक सप्लायर है, दिख रहा है एक नया आदमी। ये कौन है, राजू भाई को दारू की बोतल सप्लाई करता है। तो सप्लायर को गवर्नमेंट काम पे लगा दी। सप्लायर को क्या बोला, ये सप्लायर सुन, तू जब राजू भाई को माल सप्लाई करेगा ना, तो उससे तू 1% एक्स्ट्रा कलेक्ट कर। मतलब अगर दारू की बोतल तू 100 रुपये में बेच रहा है तो +1 101 में बेच, फिर 100 रुपया तू रख ले, तेरा 1 रुपया गवर्नमेंट को दे दे। और ये इजीली वर्क करेगा, क्यों, राजू भाई के लाखों सप्लायर है कि कुछ 6-7 सप्लायर होंगे, 6-7, 10, 12, उससे ज्यादा क्या होंगे। और ज्यादातर अपनी दुकान में सप्लायर 1-2 ही होते हैं कुछ, और ये तो आराम से वर्क करेगा। सप्लायर को काम पे लगा दिया, बिकॉज पब्लिक को काम पे लगाना पॉसिबल नहीं है, तो सप्लायर को बोला है। लेकिन सप्लायर को क्या बोला है, काट के दे के ऐड करके ले। सुना ही नहीं, काट के दे के ऐड करके ले, ऐड करके ले। क्यों, सप्लायर तो उससे पैसा लेगा ना, वो जो दारू की बोतलें देगा। ये देखो इधर, लुक हियर, देख जल्दी देख, ड्राइंग देख,
ये दारू की बॉटल सप्लाई हो रही है और मान लो उसकी सेलिंग प्राइस 100 रुपये, मतलब एक विस्की की बॉटल 100 रुपये की एग्जाम्पल, तो प्लस 1%, वो 1% एक्स्ट्रा लेगा। लेकिन ये सप्लायर अपनी जेब में 100 रुपये रखेगा। 1% अपना धन है कि पराया धन है? गवर्नमेंट का धन है, वो गवर्नमेंट को चुकाना पड़ेगा। ये देखो 1 रुपये TCS। अब इसको ऐसा क्यों लगा? टैक्स कलेक्ट किया है। अरे सप्लायर ने क्या किया? राजू भाई से 100 की जगह 101 लिया, मतलब 1 रुपया कलेक्ट किया। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब पता है राजू भाई को बुरा लग रहा है, ये सप्लायर ये चीटिंग है, आपने 100 रुपये का बोला 101 क्यों लिया? तो बता देगा TCS होता है, TCS का सर्टिफिकेट वगैरह भी देना पड़ता है। अब बताओ राजू भाई अपना PGBP कैसे कैलकुलेट करेगा? राजू भाई का इनकम कैसे कैलकुलेट होगा बताओ? अरे कोई भी इनकम इंसान अपना 5 निकालता है ना, तो राजू भाई अपना 5 का कैलकुलेशन करेगा, तो उसका मेन इनकम PGBP है, दारू की शॉप PGBP, प्रॉफिट्स एंड गेन्स। तो 5 का कंपटीशन होगा। फिर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते? याद है मैंने पढ़ाया था, सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, सटक लटक विनिंग्स बैलेंस। गरीबों के लिए रिबेट, अमीरों के लिए सरचा, सबके लिए हेल्थ एंड सेस। तो ऐसे करके उसका एक अमाउंट आ जाएगा। फिर वो पूरा नहीं भरेगा, कुछ अमाउंट राजू भाई क्या बोलेंगे, हमसे सप्लायर लोगों ने पहले ही लेके गवर्नमेंट को दे दिया, वो एडजस्ट हो जाएगा, उसका क्रेडिट मिलेगा। तो ये TCS ऐसे ऑपरेट होता है। बट गवर्नमेंट का फर्स्ट लव तो TDS से, कुछ भी बोल लो, अगर TDS फेल होता है तब जाके TCS की नौबत आती है। और ये 1% जो बोला था ना, ये फिक्स्ड रूल है। लिकर बिजनेस में 1% का रूल ही है, कर दो बाय एट 1%। अब मुझे पता है क्या पढ़ाना पड़ेगा। जैसे लिकर के धंधे में 1% है, तो बाकी धंधों में कितना टका है और कहाँ कहाँ TCS आता है, सब जगह। एक बात बताओ, मेरा एक्सप्लेनेशन सेम ही रहने वाला है कि बिकॉज ये राजू भाई जैसे लोग अनऑर्गेनाइज है, ये लोग टैक्स भरते नहीं है, इसका गवर्नमेंट को डर है, और बिकॉज इधर TDS वर्क नहीं कर रहा है, TCS कम्स इनटू प्ले। ये सेम एक्सप्लेनेशन चलने वाला है। ओके, ये हो गया। अब देखो मीनिंग बता दिया मैंने, आगे क्या है? डिफरेंस। अभी तुम खुद बताओ डिफरेंस क्या है? TDS में काट के दो, और इधर ऐड करके लो। TDS काटना पेयर का हेडेक है, ये रिसीवर का हेडेक है। रिसीवर मतलब जिसको पैसे मिल रहे, तो इधर रिसीवर ही तो था ये सप्लायर, उसको तो दारू की बॉटल सप्लाई करके सेलिंग प्राइस मिल ही रहा है ना, तो ये रिसीवर का हेडेक है। लेकिन TDS पेयर का हेडेक था। तो देखो इधर TDS पेमेंट्स पे होता है, ये रिसीट्स पे होता है। ये पेयर का हेडेक है, ये रिसीवर का हेडेक है। इधर काट के दो, इधर ऐड करके लो। और यूजुअली TCS है ना, सेल ट्रांजेक्शन्स भी होता है, और कभी कभी लीज ट्रांजेक्शन अभी तक आया नहीं, मेरे थियरी में आएगा। बट अभी दारू वाला एग्जाम्पल में तो सेल हो रही थी। वॉट वॉज सप्लायर डूइंग? ही वॉज सप्लाइंग, मतलब ही वॉज सेलिंग लिकर बॉटल्स टू मिस्टर राजू। ओके, तो वैसे लीज ट्रांजेक्शन भी होता है। लीज का मैं पॉइंट बताऊंगा थोड़ी देर के बाद में, लेकिन ये एक्सपेंसेस पे होता है, तो ये सेल्स और लीज ट्रांजेक्शन पे होता है। डिफरेंस भी हो गया। देखो अपने 2 पार्ट तो हो भी गए। अब आगे देखो नेक्स्ट क्या है, TCS के रेट्स। तो सी, जैसे अल्कोहल लिकर के ऊपर 1% होता है ना, वैसे जितने भी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, फॉरेस्ट के, उसमें भी TCS होता है। तुमको पता है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में TCS क्यों रखा है? मैं सेम चीज बोलने वाला, तुम लोग खुद ही इमेजिन कर लो क्या बोलने वाले सर। दारू के धंधे में जो बोला ना, वही फॉरेस्ट प्रोडक्ट में बोलूंगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ओके, सी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स में क्या होता है, मैं ये देखो, ये स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि फॉरेस्ट का ओनर कौन होता है? स्टेट गवर्नमेंट। अरे जंगल मंगल होते हैं ना, तो फॉरेस्ट का मालिक कौन होता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो मान लो ये कोई स्टेट गवर्नमेंट है, ओके, और ये है ना, ये फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स लोग फॉरेस्ट से उठाते और पब्लिक को बेचते, तो ये लोग भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसलिए ये लोग भी टैक्स नहीं भरते होंगे। लेकिन इन लोग जब फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स पब्लिक को बेचेंगे, तो पब्लिक को TDS का काम नहीं बोल सकते। इसलिए गवर्नमेंट ही क्या करती है, जब उनको फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स देती है ना, गवर्नमेंट होलसेल में देती है। जैसे जंगल में इतना लकड़ा पड़ा होता है, लकड़ा क्यों बेचता है? फर्नीचर वाले लेके जाते हैं, फर्नीचर वालों को तो वुड ही चाहिए ना,
तो जैसे फॉरेस्ट इतना बड़ा जंगल है, उसका मालिक तो स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, होलसेल में इतना सारा वुड ये राजू भाई जैसे लोग को देती है। अभी राजू भाई दारू नहीं बेच रहा है, लकड़ा बेच रहा है, लकड़ा या फिर एनीथिंग जो फॉरेस्ट से आता है, तो वो चीज उधर भी सेम बात है, लेकिन उधर टीसीएस का रेट अलग है। रेट क्या नहीं, देखो अगर जंगलों में तेंदू लीव्स मिलता है ना, तेंदू लीव्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट में भी तरह तरह प्रोडक्ट होते हैं। फॉरेस्ट में जो तेंदू लीव्स होते हैं, सी फॉरेस्ट में झाड़ तो होते हैं ना, झाड़ में पत्ते होते हैं ना, उसमें जो तेंदू के पत्ते होते हैं ना, उसका 5% है। व्हाट इज तेंदू लीव्स? जिससे बीड़ी बनती है। बीड़ी पता है? देसी सिगरेट, सिगरेट तो पता है, लेकिन इधर मैं अंग्रेज वालों की सिगरेट नहीं बोल रहा हूँ, अपने गांव में जो पुराने लोग जो पीते हैं ना बीड़ी, तो बीड़ी मालूम है, कभी देखा तो होगा ना, बीड़ी पिया नहीं है, देखा तो होगा। तो बीड़ी एक लीफ होता है ना, उसको ऐसे रोल करके बनाते हैं, तो उस लीव को बोलते हैं तेंदू लीव्स, उसका जोरदार धंधा होता है। तो फॉरेस्ट में तो ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बाकी लीव तो क्या है कुछ काम के भी नहीं आते, लेकिन फॉरेस्ट में जो तेंदू के प्लांटेशन होते हैं ना, उसकी तेंदू की लीव बिकती है। मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करेगा, इनको बेचेगा, और ये लोग उससे बीड़ी बना बना के आगे बेचेंगे। सी तुम लोग बोलते बीड़ी बीड़ी आजकल कौन पीता है, पीने वाले पीते हैं, ऐसे नहीं कि सिगरेट ही होता है, पीने वाले बीड़ी भी पीते हैं। आई हैव सीन मेनी पीपल हु आर वेरी रिच एंड पीपल ऑफ एलिट क्लास स्टिल दे आर हैविंग बीड़ी। बोलो, ऐसा मेरे पहचान का है भी कोई, नाम नहीं लूंगा, अच्छा खासा अमीर आदमी, लेकिन वो पीता आज भी क्या है, बीड़ी। अभी नशा होता है, क्या करेंगे। तो बीड़ी बनती किससे, तेंदू लीव से, और उस पर रेट कितना है, 5%। और ये लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सोच ये जो राजू भाई है ना, अभी दारू नहीं, वो तेंदू लीव्स को लेके बीड़ी बना के बेचता है, तो फिर वो तो अनऑर्गेनाइज्ड है, वो लोग इनका बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करते, कैश में धंधा होता है, तो दे विल यूजुअली नॉट पे टैक्स, इसलिए उनमें टीडीएस टीसीएस रखा है 5%। लेकिन फॉरेस्ट के जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं ना, लकड़ा होता है या फिर एनीथिंग, उसमें 2.5% है। खाली तेंदू लीव्स के लिए गवर्नमेंट ने 5% रखा है, क्योंकि वो लुक्रेटिव धंधा है, तो उधर टीसीएस का रेट 5%। बाकी जो फॉरेस्ट में वुड मिलता है या फिर कुछ भी ले लो, उसमें 2.5%। ये देखो मैंने क्या बताया तुमको, लुक यार, मैं पता टीसीएस का रेट्स पढ़ाना चालू कर दिया, समरी देखी थी चैप्टर की, ये हो गया था, ये हो गया था, मैं रेट्स चालू कर दिया। अब रेट्स है ना, मैं धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन ट्रस्ट में सारी रेट्स होने के बाद उसको मैं ऐसा टेक्निक बताऊंगा ना, सब रेट्स मुंह पे भाई याद हो जाएगा। अभी ग्रेजुअली आ रहा है ना, तो जैसे आ रहा है लेते जाओ। तो ये देखो रेट्स की दुनिया में पहले मैंने क्या बताया, देखो तेंदू लीव्स दिख रहा है, उसका 5% है। फिर सेक्शन क्या था, 206 सबसेक्शन 1, सॉरी 206C, फिर सबसेक्शन 1, तो उसमें 5% तेंदू लीव्स का है। फिर दूसरे फॉरेस्ट के प्रोडक्ट देखो क्या लिखा है, टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। एक्चुअली तेंदू लीव्स भी फॉरेस्ट का ही प्रोडक्ट है, लेकिन उसका रेट अलग है ना, इससे 5%, और बाकी सब फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का 2.5%। लेकिन इधर पार्टीज कौन होगी मालूम है ना, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है स्टेट गवर्नमेंट का, और ये कोई राजू भाई जैसा कोई होगा डीलर, तो इधर ऐसा कलेक्शन होगा टीसीएस का। सब सेम रखो, लेकिन चीज बदल रही है अभी। अब सुनो, अल्कोहल का मैंने 1% बताया था ना, स्क्रैप के धंधे में भी 1% है। स्क्रैप, स्क्रैप का भी जोरदार धंधा चल रहा है। ये देखो लुक हियर, अब एग्जाम्पल में चेंज, राजू भाई दारू वाला नहीं, राजू भाई स्क्रैप वाला। और ये देखो ये कौन है मालूम, कोई बड़ी फैक्ट्री है, और फैक्ट्री में तो इतना स्क्रैप निकलता है ना, तो फैक्ट्री वाले क्या करते, होलसेल में स्क्रैप बेचते। और कितने राजू भाई स्क्रैप वाले होते हैं, वो लोग स्क्रैप खरीद के आगे पब्लिक को बेचते। वही बात, टीडीएस इधर पॉसिबल नहीं है, तो फैक्ट्री का जो ओनर है वो स्क्रैप निकालते ना, टीसीएस कलेक्ट करेगा, वो फैक्ट्री के ओनर की जिम्मे। फैक्ट्री क्यों बोला, कि यूजुअली फैक्ट्री में से ही ज़्यादा स्क्रैप निकलता है। सी सर लॉ में ऐसा फैक्ट्री वैक्ट्री वर्ड लिखा नहीं है, लॉ में तो क्या लो, कोई भी किसी को स्क्रैप बेचेगा ना, तो उसको 100 की जगह 101 ले लो। इधर भी 1% ही है, एल्कोहल का 1%, स्क्रैप का 1%, और मिनरल्स, कोल और आयरन ओर, दो मिनरल के नाम याद रखना, कोल कोयला
और आयन ओर, आयन के आगे और क्यों लगाते हैं? क्यों? आयन जब जमीन के नीचे से निकलता है रॉ होता है, तो उसको बोलते हैं ओर, मतलब रॉ आयन। और कोल इधर भी 1% है। क्यों? सुनो, अब देखो एग्जाम्पल चेंज हो रहा है। राजू भाई दारू वाले के बदले राजू भाई कोयले वाला, कोयला मतलब कोल, लोखंड वाला, आयन। अब है ना, ये आगे बेचेगा ना तो उसमें कमा के टैक्स नहीं भरने वाला है, क्योंकि ये लोग भी, अरे जो कोयला वोयला लोखंड बेचते हैं वो लोग अनऑर्गेनाइज्ड है। तो इनको है ना, सोचो एक माइनिंग कंपनी, इधर देखो ये कौन है? माइनिंग कंपनी। वो जमीन खोद के नीचे कोयला निकालती है, आयरन ओर निकालती है, फिर बाद में सप्लाई करती है। तो ये लोग सप्लायर बन गए। किसको बेचेंगे? राजू भाई कोयला वाला, फिर उससे टीसीएस कलेक्ट करेंगे, सेम 1%। मैंने क्या बोला, ये मेरा बेस बन गया चैप्टर का। अब खाली चीजें बदल रही है। तो क्या बता दिया? अगला पॉइंट ये बताया, देखो मैंने, अल्कोहल, स्क्रैप और मिनरल्स। मिनरल्स में भी नॉट ऑल, हाँ, सिर्फ मिनरल में तो नीचे जमीन के नीचे से तो सोना भी निकल सकता है, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज नहीं होता है। वो सब एकदम बड़ी बड़ी पार्टी लोग धंधा करते हैं, और जितनी बड़ी पार्टी होती है उतनी ज्यादा सिस्टमैटिक भी होती है। लफड़े करने वाले तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन वी प्रिज्यूम के जो एकदम एलिट क्लास ऑफ मिनरल्स होते हैं ना, पॉश मिनरल्स, उसका धंधा करने वाले थोड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। लेकिन कोयला और लोखंड क्या एकदम पॉश मिनरल्स में आता है कि एकदम लोकल है, लोकल सस्ता है ना एकदम, तो इधर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोग मिलते हैं। फिर सुनो, एक एक्सेप्शन बताऊंगा अभी, सुनो। लुक, दारू वाला एग्जांपल लेते हैं। लॉ में क्या लिखा है? अगर सप्लायर ने राजू भाई को लिकर बेचा है, लेकिन राजू भाई है ना उससे मैन्युफैक्चरिंग करता है, दवाई बनाता है। पता है अल्कोहल से मेडिसिन भी बनती है। हमने कॉफ सिरप पीते हैं ना, कॉफ सिरप वो दारू है एक्चुअली, लेकिन वो लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हैं तो ज्यादा नशा नहीं चढ़ता है, लेकिन एक बार तो नींद तो भयंकर आती है ना। तो एक्चुअली अल्कोहलिक लिकर से मेडिसिन भी बनती है। तो अगर राजू भाई बोलेगा भाई मैं अल्कोहलिक लिकर क्यों ले रहा हूं टू मैन्युफैक्चर मेडिसिन, तो टीसीएस नहीं आएगा। सो इंग्लिश में सुना, इफ द सप्लायर इज सप्लाइंग अल्कोहलिक लिकर टू राजू भाई फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, देन टीसीएस विल नॉट अप्लाई। क्योंकि फिर राजू भाई क्या करेंगे? दारू बेचेंगे कि दवाई बेचेंगे? दवाई, और दवाइयां बेचना मतलब ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है वो। अरे लेवल चेंज हो गया ना। सोच मैं दारू बेचूं तो मेरे को कैसी इज्जत मिलेगी? आज मैं बोलूं मेरी दवाइयों की दुकान है, इज्जत ही बढ़ जाती है ना। तो गवर्नमेंट की नजरों में भी इज्जत बढ़ जाती है। तो अगर तू दवाई बना रहा है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए ले रहा है, देन दारू इज अ रॉ मटेरियल फॉर यू, तो टीसीएस नहीं आएगा। और सी ये सबके लिए जनरल रूल है, ये दिख रहा है ना, ये किधर गया? ये सब में ही रूल है। मैंने भले अल्कोहलिक लिकर के थ्रू तुमको बोला, लेकिन जनरलाइज कर दो, चाहे टेंडू लीव्स हो कि टिम्बर हो कि स्क्रैप हो कि कुछ भी हो, इफ इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड अ न्यू प्रोडक्ट इज क्रिएटेड, देन टीसीएस विल नॉट अप्लाई। टीसीएस अप्लाइज ओनली व्हेन उसको तुम मैन्युफैक्चर नहीं करोगे, फर्दर रीसेल कर दोगे, है ना। तो एक्चुअली मैंने बीड़ी का एग्जांपल दिया था, टेक्निकली रॉन्ग था। जैसे ये तेंदू के पत्ते लेता है, लेकिन पत्तों से बाद में बीड़ी बनाता तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया ना। मतलब उसको है ना पत्ता एज इट इज बेचना है तो टीसीएस आता है। ओके, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग, अरे वो पॉइंट पहले मैंने थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट मारा था ना, तो टेक्निकली इट वाज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों? टेक्निकली रूल क्या है कि जब सप्लायर ऐसे राजू भाई लोग को माल देते हैं और राजू भाई कहेंगे कि हम उससे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सी रियल लाइफ में कम्युनिकेट करना पड़ता है। राजू भाई एक डिक्लेरेशन देगा कि आई एम बाइंग टेंडू लीव्स, टिम्बर वगैरह वगैरह फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, तो टीसीएस नहीं आएगा। और एक एक्सेप्शन है, अगर राजू भाई ने दारू खरीदा था पर्सनल कंजम्पशन के लिए, खुद के पीने के लिए, तो टीसीएस नहीं आता है। मतलब राजू भाई पीना नहीं चाहिए, आगे पब्लिक को बेचना चाहिए, तो टीसीएस आएगा। लेकिन राजू भाई बोल रहा है भाई मुझे दारू दे दो मैं खुद पीऊंगा, तो पर्सनल कंजम्पशन हो गया ना, तो टीसीएस नहीं आएगा। ये भी जनरल रूल है, चाहे टेंडू लीव्स हो
ये जो भी मैंने बताया ना सब में पर्सनल कंजम्पशन तो नो टीसीएस, और बराबर है ना। अगर ये एक्सेप्शन नहीं रखा होता तो फिर तो पब्लिक से भी टीसीएस लेने का होता। पब्लिक क्या करे, खुद ही पी रही है ना। फिर तो क्या हो जाता, अगर पर्सनल कंजम्पशन का नहीं होता ना तो राजू भाई जब पब्लिक को बेच रहा है तो उसको भी कलेक्ट करना पड़ता, क्योंकि जो सप्लायर राजू भाई के साथ कर रहा है वही राजू भाई पब्लिक से कर रहा है। लेकिन पब्लिक से टीसीएस बन लो क्योंकि पब्लिक पर्सनल कंजम्पशन के लिए दारू खरीद रही है। तो सी, ये दो एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, इफ दीज प्रोडक्ट्स आर परचेस्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन और फॉर मैन्युफैक्चरिंग और पावर जनरेशन। सी, इनकम टैक्स वाले ना पावर जनरेशन को मैन्युफैक्चरिंग ही बोलते हैं, लेकिन क्या एक लेमैन शायद बात मानेगी नहीं ना, तो जहां जहां मैन्युफैक्चरिंग होता है उन लोग पावर वर्ड चिपका डालते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग पावर जनरेशन के लिए यूज होने वाला तो टीसीएस नहीं आएगा। पता है मैंने इसको स्टार क्यों किया है, मेरा एक्सपीरियंस है जब कभी भी एग्जाम में ना ये पॉइंट डालते हैं ना 90% पब्लिक को ये एक्सेप्शन याद ही नहीं आता। पब्लिक मालूम है लल्लू कैसे बनती है, क्वेश्चन में देखो टेंडू लीव स्क्रैप का माहौल बनता है, तो ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल से दिखते हैं ना, अरे हाँ टीसीएस आएगा। स्टूडेंट तो एक्साइट हो, अरे स्क्रैप वाला सर ने पढ़ाया था टीसीएस आएगा, लेकिन कहीं कोने में क्या लिखा होता है, पर्सनल कंजम्पशन मैन्युफैक्चरिंग, तो टीसीएस नहीं आएगा। ये अभी आई थिंक May 23 या कोई तो एग्जाम में आया था, स्क्रैप का क्वेश्चन था एंड इट वाज समवेयर रिटर्न के मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए कुछ था। तो टीसीएस यस के नो, इसलिए मैंने इसको स्टार किया है। ओके, खत्म नहीं हुआ टीसीएस, ये तो एक सेट ऑफ रेट्स थी, ऐसे सेट्स आएंगे। अगला सेट देखो, ओके, सेक्शन 206C सब सेक्शन 1F, ये अलग ही चीज है। गाड़ी बेचते हैं ना तो उसमें हम जब बेच रहे हैं ना तो उसमें जो पैसा आएगा ना उसमें भी टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है 1%, इफ गाड़ी का वैल्यू इज मोर देन 10 लाख। अब गाड़ी में टीसीएस क्यों रखा है, ये पढ़ो क्या लिखा, सेल ऑफ मोटर कार मोर देन 10 लाख 1%। और सी, ये चाहे कोई भी बेचे, सुनो, चाहे मैं कार का शोरूम वाला हूं कि मैं नॉर्मल आदमी हूं, मेरी गाड़ी सेकेंड हैंड में निकाल रहा हूं, कोई भी किसी को गाड़ी बेचा और इधर वो भी नहीं है पर्सनल कंजम्पशन मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी नहीं, ऑलवेज टीसीएस। सी, प्रीवियस पॉइंट में तो इफ्स एंड बट्स था ना थोड़ा, पर्सनल कंजम्पशन नहीं, इधर कुछ भी नहीं है। इधर कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को गाड़ी बेचा, चाहे पर्सनल कंजम्पशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ भी हो, कि कोई बड़ा कार मैन्युफैक्चरर बेचे कि साधारण मनुष्य बेचे, फर्स्ट हैंड हो सेकेंड हो कुछ भी, अगर उस गाड़ी की वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है टीसीएस आएगा। अब सुनना, इसका सेक्शन तो अलग है ही, इसका लॉजिक भी अलग है। सी, अभी तक मैं तुमको राजू भाई का एग्जाम्पल लेके बताया ना, उस लॉजिक में वो लोग सेट हो गए थे, कौन, तेंदू, टिम्बर, अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, याद कर, स्क्रैप, मिनरल्स, प्रिसाइसली कोल एंड आयरन ओर, उन सब में सेम लॉजिक था, दे आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले। अब देखो अलग लॉजिक बता रहा हूं, पता है इसमें टीसीएस क्यों रखा है, जो लोग ब्लैक का पैसा रखते हैं ना उनको पकड़ने का तरीका है, बता दो कैसे। पहले बताओ, ब्लैक का पैसा रखने वाले मतलब कौन, जो लोग कमाते टैक्स नहीं भरते। और पता है मार्केट में कितने अमीर ज्यादा लोग घूम रहे हैं, भरपूर कमा रहे हैं लेकिन कभी टैक्स नहीं भरते। वो लोग गवर्नमेंट को एक्चुअली गिनते भी नहीं है, गवर्नमेंट बोल बोल के थक जाए, यू शुड पे टैक्सेस दिस दैट, देश के लिए होता है, उन लोग बोलते नहीं देने का जा, मतलब लिटरली इन लोग गवर्नमेंट को गिनते भी नहीं है। और पता है इन लोग गवर्नमेंट की पकड़ में भी नहीं आते। तो गवर्नमेंट ने पता है क्या तरीका निकाला है, ब्लैक का पैसा कमाने वालों, आप लोग हमको ऐसे तो इज्जत नहीं करते हो, लेकिन आपका जितना ब्लैक का पैसा हो गया है, कभी अपना शौक पूरा करने के लिए गाड़ी खरीदने निकलोगे ना, फंस जाओगे तुम। सी, ब्लैक का पैसा जो रखते हो टैक्स नहीं भरते, लेकिन शौकीन लोग भी होते। क्यों, अमीर ज्यादा है यार, ब्लैक का पैसा इतना है मतलब कमा भी तो जोरदार रहे। और जो लोग रिच क्लास ऑफ लोग होते हैं उन लोग के अपने शौक भी तो होते, मैं BMW लूंगा, मर्सिडीज लूंगा, तो कभी ना कभी गाड़ी खरीदने जाएगा,
तो तू जब गाड़ी खरीदेगा तो तू तो खरीदेगा, लेकिन सामने एक सेलर होगा, वो सेलर तुझसे गाड़ी की प्राइस का 1% एक्स्ट्रा ले लेगा और वो गवर्नमेंट को दे देगा, क्योंकि तुम ऐसे तो टैक्स नहीं भरते हो, ऐसे आ जाएगा। और ये लॉजिक है। तो डैट मीन्स ही आज अगर मुझसे कोई, जैसे मैं अपनी गाड़ी सेकेंड हैंड में भी दे रहा हूं ना, 10 लाख से बड़े की डील हो रही है ना, तो मैं भी क्या सोचूंगा, 10 लाख से बड़ी गाड़ी ले रहा है मतलब ताकत है, बहुत है इसके पास, बहुत पैसा आ गया है, क्या पता शायद ब्लैक का पैसा हो। ये शायद वाली बात है। एक्चुअली क्या है वो गवर्नमेंट को नहीं मालूम, लेकिन गवर्नमेंट तो सबको शक की निगाह से देखती है। तो फिर मैं भी क्या सोचूंगा, इतनी बड़ी गाड़ी ले रहे, जरूर ब्लैक का पैसा होगा, तो मैं इसको गाड़ी तो बेचूंगा, लेकिन गाड़ी की प्राइस में 1% एक्स्ट्रा लूंगा और 1% मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा। मैं कौन, सेलर? हाँ, सेलर काम करेगा इस सब। तो ये लॉजिक है। इधर एक अमेंडमेंट आया है, इसको याद करो। एफ है ना, एफ फॉर फेरारी। 1F है ना, एफ फॉर फेरारी गाड़ी का नाम है ना। सुनो, इधर एक लेटेस्ट अमेंडमेंट फ्रॉम 1 Jan 2025 विच फॉल्स इन अवर ईयर। एक नया रूल है कि गाड़ी जैसे और भी चीजें गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। देर आर अदर लग्जरी गुड्स विच गवर्नमेंट विल नोटिफाई। क्यों गाड़ी, क्यों? देखो बताओ, गवर्नमेंट के मन में क्या है, जो ब्लैक का पैसा रखते हैं, बहुत ज्यादा पैसा होता है, टैक्स नहीं भरते ना, लेकिन अपने शौक पूरे करते हैं। शौक पूरे करने का साधन गाड़ी ही थोड़ी है। देर आर अदर लग्जरी आइटम्स, तो वो भी अभी हाल ही में नोटिफाई करने का सोच रहे हैं। अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है एज ऑफ नाउ, खाली गाड़ी वालों को ही पकड़ा हुआ है। लेकिन गाड़ी जैसे और भी शौक होते हैं ना लोगों के, तो अदर लग्जरी गुड्स विल बी सून नोटिफाइड एंड द अमेंडमेंट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 Jan। ये जैन क्यों रखा है? क्योंकि अभी नोटिफाई करेंगे ये लोग। सिर्फ बजट तो 23 जुलाई को आ गया था, लेकिन बजट में तो क्या बोला था, हम ऐसे कुछ लग्जरी गुड्स के बारे में सोच रहे हैं। तो सोचने में टाइम जाएगा ना, तो अभी थोड़े टाइम में नोटिफिकेशन आ जाएगा और 1 Jan से इट विल बी इफेक्टिव। तो ये देखो, ये क्या लिखा है, मोटर कार के साथ अदर नोटिफाइड गुड्स। लेकिन ट्रस्ट में वो जो नोटिफाइड गुड लग्जरी आइटम्स होगी सब। ओके, तो ये अमेंडमेंट हो गया। फिर सुनो, एक चीज खत्म हुई। अब देखो, अब मैं वापस राजू भाई की ड्राइंग दिखाऊंगा, क्योंकि सेम लॉजिक वाला और कुछ है अभी। सेम लॉजिक मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, इधर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाज द लॉजिक के ब्लैक का पैसे वाले, ब्लैक का पैसा वाले लोग है ना। अभी वापस अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लॉजिक वाला आएगा, फिर वापस अगले पॉइंट में है ना, वापस ब्लैक के पैसों का कुछ आने वाला है, फिर खत्म ही हो जाएगा चैप्टर। तो सी, अभी एक नई चीज बता रहा हूं, एक सेक्शन मत लिंक तोड़ना। पहले सब में ना 206C है, खाली सब सेक्शन बदल रहा है। वो टेंडू वेंडू का क्या था, 1F किसका था, गाड़ी का था। ओके, अब है ना, देर आर सडन लीज ट्रांजेक्शंस, लीज। ये देखो, अभी राजू भाई किधर गए, हाँ। अब देखो, मान लो राजू भाई की है ना दारू की दुकान नहीं है, पार्किंग का धंधा है। इसका पार्किंग, राजू भाई पार्किंग वाला, मतलब इसके पास इतनी बड़ी जगह है ना, पब्लिक उधर अपनी गाड़ियां पार्क करके आती, कोई 2 व्हीलर पार्क करता है, कोई 4 व्हीलर, और पब्लिक उसको पार्किंग का धनाधन पैसा दे रही है। भले 50 रुपया 100 रुपया मिलता होगा, लेकिन राजू भाई पैसे छाप रहा है। और पता है, पार्किंग का धंधा भी अनऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि जो गाड़ी पार्क करके आता है वो कैश देके आता है। बहुत बार सब लोग थोड़ी जीपे से पेमेंट करेंगे, और कितने लोग कैश में पैसा देके आते। तो राजू भाई के पास तो अनाप शनाप कैश इकट्ठा हो गया है, एंड शायद वो टैक्स ना भरे, ये खतरा है। तो क्या होगा बताओ, अभी गैस करो तुम लोग। पब्लिक को तो नहीं बोल सकते, पब्लिक तू जब गाड़ी पार्क करेगा, पार्किंग के 50 रुपया देगा, TDS काट के दे। ऐसे पब्लिक तो लाखों है, पब्लिक को नहीं बोल सकते। तो क्या होगा, सप्लायर। सप्लायर मतलब पार्किंग है ना, एक जमीन पे होती है, तो जिस जमीन का जो लेसर होगा ना, लेसर, अरे राजू भाई के पास जो जमीन है ना, वो मालिक नहीं है उसका, मालिक है तो कुछ नहीं हो सकता। बट 90% केस में जो लोग पार्किंग का धंधा चलाते हैं ना, वो जगह उनकी खुद की नहीं होती है। अरे जगह बहुत महंगी होती है, और पार्किंग के लिए कोई इतनी सी जगह में काम होता है क्या? आज पार्किंग का धंधा तो मुझे ह्यूज स्पेस चाहिए,
और उतनी यूज स्पेस कोई ओन नहीं कर सकता यूजुअली। तो अज्यूम करो राजू भाई के पास इतनी बड़ी पार्किंग की जगह है ना, वो उससे लीज पे ली है, तो उसका एक लेसर भी होगा, तो लेसर उसको जमीन लीज पे दिया, तो उससे लीज का रेंट लेगा ना तो 2% एक्स्ट्रा लेगा। 2%, याद हो गया, 2% फॉर पार्किंग लॉट, लीज ऑफ पार्किंग लॉट। फिर राजू भाई टोल वाला, राजू भाई टोल वाला, ये टोल नाका चला रहा है, पार्किंग का पॉइंट खत्म हो गया, नया पॉइंट आ गया। अब ऐसे मान लो राजू भाई है ना, एक बहुत बड़ा हाईवे है, वो हाईवे पे टोल नाका होता है ना, वो टोल प्लाजा चला रहा है, और पता है टोल प्लाजा चलाने का राइट्स अपने को गवर्नमेंट देती है। राजू भाई को तो क्या बोला है कि तू ये टोल प्लाजा को चला, ऑपरेट कर, और यहाँ से जो भी गाड़ियाँ निकलती है उनसे टोल के चार्जेस ले ले, तो ये राजू भाई का काम है। लेकिन टोल प्लाजा मतलब इट्स अ रोड ना, रोड किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। तो ये देखो गवर्नमेंट उसको लीज पे दे रही है, क्या वो रोड किसको? राजू भाई को, और उसका लीज रेंट होगा, तो उधर भी टीसीएस है, क्यों टोल नाका में भी सब अनऑर्गेनाइज्ड होता है। अरे अपने भी टोल नाका से गुजरे हैं ना, अपने कितनी बार अपने टोल के चार्जेस कैश में दे देते, और पब्लिक लाखों निकलती उधर से, अनाप शनाप पैसा आता, लेकिन ये लोग अनऑर्गेनाइज होते। तो उनको जब वो जगह लीज पे मिलती है ना, लीज पे या फिर टोल चलाने का जो राइट्स मिलता है, उसका जो रेंटल होता है ना, उसमें 2% है। तो गिन, पार्किंग लॉट का लीज, टोल प्लाजा का लीज हो गया, अब माइन, माइन होते हैं ना, माइन, माइन का लीज। अब ये देखो, जैसे मान लो ये ना बहुत बड़ा जमीन का मालिक है, देखो मैं हाईलाइट किसको कर रहा हूं, इसने ना एक बहुत बड़ी जमीन दी है राजू भाई को, राजू भाई माइनिंग वाला, अभी राजू भाई माइनिंग वाला, ट्रांजैक्शन क्या है, जमीन लीज पे दी है और उसका रेंट है, इसमें भी टीसीएस है। क्यों? क्योंकि राजू भाई है ना, जमीन खोद खोद के आगे जो मिनरल बेचेगा ना, वो भी अनऑर्गेनाइज होता है। क्यों मालूम? ये देखो अभी ना राजू भाई माइनिंग कर रहा है, लेकिन जमीन खोद के नीचे कितना मसाला बाहर निकला किसको मालूम? यू ना, आज अगर मैं भी माइनिंग करना चालू करूं, अंदर से कितना एक्सट्रैक्ट हो रहा है, दिस आई ओनली नो, सो आई कैन वेरी वेल हाइड कि कितना कम ऑन, हिम्मत रखो, जमीन खोद के प्रोडक्शन कितना वो हम लोग छुपा सकते, तो ये भी इनकम छुपाने का फुल स्कोप होता है। तो राजू भाई को बोला है तू माइनिंग कर, दबा के कर, लेकिन देखो जो जमीन मिले ना, जमीन खोदने के लिए जमीन, वो जमीन का जो लेसर है वो तुझसे रेंट कलेक्ट करते टाइम 2% एक्स्ट्रा लेगा। अब पता है मिक्स क्या होगा, पॉइंट, एक पॉइंट मिक्स हो जाएगा माइंड में। थोड़ी देर पहले माइन कुछ बोला था ना, वो माइन नहीं था, मिनरल था, मिनरल। मिनरल और माइन में फर्क है, माइन तो जमीन होती है, मिनरल तो चीज होती है। तो सुन, अब है ना, थोड़ी देर पहले जो आया था ना, वो क्या था ना, मैं कोयला और लोखंड का प्रोडक्ट था। वो मिनरल क्यों बोला? क्योंकि माइनिंग से निकला था, लेकिन उधर गुड्स बेचा जा रहा था। तो सी, मैं एक काम करता हूं, वो सब पॉइंट को इधर एक साथ डालता हूं, पूरा क्लैरिटी मिलेगा। ये देखो प्लीज ध्यान से देखना, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी जमीन, ये देखो जमीन किसको दी? राजू भाई को, और लीज पे दी है, ओके। और क्यों दी है? माइनिंग के लिए। अब इसका जो रेंट आएगा उसमें 2% टीसीएस है, लीज पे 2% ही है। अब राजू भाई मालूम है क्या कर रहे हैं? जमीन पे नाच नहीं रहे। जमीन क्यों ली है? माइनिंग करने के लिए। तो जमीन खोदी और खोद के कोयला निकला, फिर वो कोयला उसने आगे बेचा, तो वो भी टीसीएस कलेक्ट करेंगे, प्रोवाइडेड जिसको कोयला बेचा वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं ले रहा है, वो तो था ही ना कोयले में। अरे मतलब उधर 1% था कोल, आयन और, बट सी ये डबल डबल कब होगा मालूम है? जब वो माइन से कोल और आयन और का प्रोडक्शन हो रहा है। तो अरे माइन पहले लीज पे मिली ना, तो सी पहले जमीन जब लीज पे देते हैं ना, उसमें तो चाहे तू कोई भी टाइप की माइनिंग कर ले, कोयले की कर, लोखंड की कर, के कुछ भी कर, माइन तो लीज पे दिया तो ऑलवेज टीसीएस। लेकिन
जो माइनिंग करके खोद खोद के मसाला निकालेगा अंदर से, फिर वो अगर कोल और आयरन ओर है तो उसकी फर्दर सेल पे भी टीसीएस है, प्रोवाइडेड हम जिसको बेच रहे हो उसका पर्सनल कंजम्पशन न करे, मैन्युफैक्चरिंग ना करे तो मतलब दोनों चीजें आ गया ना, ओके। बट अगर कोल और आयरन ओर नहीं होता ना तो फिर वो फर्दर सेल पे नहीं है, फिर तो बाद में जो लीज हुआ ना, लीज उसी पे आएगा। ये सब पॉइंट इन लोगों ने एग्जाम में पूछा हुआ है। जो मैंने अभी क्रिएटिविटी की ना कि एक ही एग्जाम्पल के अंदर वो लीज ऑफ माइन भी डाला और कोल मिनरल, ऐसी क्रिएटिविटी इन लोग एग्जाम में कर चुके हैं। तो एग्जाम्पल याद रखना, पहले कोई किसी को जमीन लीज पे देगा माइनिंग करने के लिए तो उसका 2% तो कंफर्म है, लेकिन जो माइनर है, माइनर मतलब माइनिंग करने वाला, वो खोद के भगवान जाने क्या निकाल रहा है। अगर कोई जनरल चीज निकाल रहा है तो चांद दो, कोयला निकाला, लोखंड निकाला, फिर उसको फर्दर बेचा, तो अपने को ये वाला याद आना चाहिए। कौन सा वाला? 206C सबसेक्शन 1 वेयर द रेट वॉज 1%, ओके। बट ये इधर हमेशा याद रखना, पर्सनल कंजम्पशन और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए बेच रहे तो टीसीएस नॉट एप्लीकेबल। ये देखो मैंने लास्ट तुमको ये बता दिया, ज्यादा नहीं पड़ा है, एक ही तो एग्जाम्पल हो रहा है यार। ये सब में क्या, एक जमीन लीज पे दे रहे, लेकिन वो जमीन का पार्किंग लॉट चला रहा है कि टोल प्लाजा चला कि माइनिंग कर, तेरे को 2% टीसीएस कलेक्ट करेगा। कौन करेगा? लेसर। जब उससे रेंट चार्ज करेगा 2% एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, रेंट अपनी जेब में, 2% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये हो गया। ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लॉजिक से बना था। 3 सेट हो चुके, प्लीज भटक मत। पहला सेट अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोग ही थे, लेकिन गुड्स जैसी चीज थी। दूसरे सेट में लग्जरी आइटम्स, ये ब्लैक का पैसा रखने वालों को पकड़ना था। अब एक नया सेट आया था लीज वाला, लेकिन ये भी अनऑर्गेनाइज, और इसका सेट अलग क्यों रहा? क्योंकि लीज हो रहा है ना, ओके। अब देखो कुछ ब्लैक का पैसा वाला वापस आ रहा है, सुन ध्यान से, 2 मिनट में खत्म हो रहा है। देखो, मान लो मैं ऑथोराइज्ड फॉरेन करेंसी डीलर हूं। पता है फॉरेन एक्सचेंज में डील करना सबको अलाउड नहीं है। यूजुअली बड़ी बड़ी बैंक्स होती है ना, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दे आर ऑथोराइज्ड टू कीप डॉलर्स, पाउंड्स एंड दे कैन एक्सचेंज द करेंसी। तो इनको क्या बोलते हैं? ऑथोराइज डीलर, मतलब हु आर ऑथोराइज टू डील इन फॉरेन करेंसी। तो इमेजिन करो मैं HDFC बैंक हूं, हु इज ऑथोराइज टू डील इन फॉरेन करेंसी। अब है ना, मेरे पास एक कस्टमर है, ध्यान एक्शन देखना, मैं HDFC बैंक को फील किया, HDFC का लोगो फील करो इधर, है ना। मेरे पास एक कस्टमर आया, मुझसे डॉलर्स मांग रहा था, तो मैंने उसको, लो डॉलर्स चाहिए आपको, दे देंगे। तो मैंने उसको डॉलर दे दिया, और डॉलर दे के बदले में इंडियन रुपीस लिया। तो जब मैं उससे इंडियन रुपीस लूंगा ना, तो उसमें भी टीसीएस कलेक्ट करूंगा। मैं HDFC बैंक डॉलर दे रहा हूं, पाउंड्स दे रहा हूं, लेकिन डॉलर पाउंड दे के बदले में जो रुपया मिला ना, रुपया, जितना भी रुपया मिलेगा ना, उसमें मैं टीसीएस कलेक्ट करूंगा 20%। जैसे मान लो डॉलर की बदले में रुपीस तो उसको 10 लाख देने थे, लेकिन मैं उससे 10 लाख के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। लेकिन इधर एक एक्सेप्शन है, अगर 7 लाख का करेंसी एक्सचेंज हुआ ना तो चलेगा। जैसे मैंने इसको डॉलर दिए और डॉलर के बदले में मुझे तो इंडियन रुपीस मिलेगा ना, वो 7 लाख तक ही आ रहा है, तो फ्री फ्रॉम टीसीएस। बियॉन्ड 7 लाख, तो 7 लाख के ऊपर वाले का 20%, इधर एक्सेस के ऊपर है। मैंने टीडीएस के चैप्टर पढ़ाया था तुम लोग को। टीडीएस में मैंने तुमको बोला था एक बार, तुम लोग को याद नहीं होगा, मेरे को याद है, कुछ दिनों पहले की बात है, कि टीडीएस और टीसीएस में ना हर जगह लिमिट क्रॉस होती पूरे पे आता है, लेकिन 3 जगह है ना एक्सेस पे आता है। जैसे टीडीएस में 194N था, कैश विड्रॉल, उधर एक्सेस अमाउंट पे टीडीएस था। फिर 194Q था, 50 लाख से ज्यादा का सामान खरीद लिया एक ही जन से, उधर ही एक्सेस का 0.1% था। ये तीसरी बार है। इधर भी क्या हो रहा है, अगर HDFC बैंक, HDFC तो ऐसे एग्जाम्पल था, कोई भी ऑथोराइज डीलर फॉरेन करेंसी देता है और रिटर्न में जो इंडियन रुपीज आता है वो 7 लाख तक है तो नहीं है, लेकिन 8 लाख है ना, तो 7 छोड़ के ऊपर जो 1 लाख है ना,
उसी का 20% है। अरे 7 lakhs को माइनस करके बैलेंस का 20%, क्यों? इसमें क्यों टीसीएस रखा है? वही ब्लैक का पैसा रखने वालों को पकड़ना है। मैंने क्या बोला, सुनो इधर, जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा ब्लैक का पैसा होता है ना, एक तो भयंकर अमीर लोग होते हैं, दे आर फिल्दी रिच एंड दे नेवर रिस्पेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उन लोग इनकम टैक्स को गिनते ही नहीं, कभी टैक्स भी नहीं भरते, और गवर्नमेंट इन लोग से परेशान है। तो गवर्नमेंट इनको क्या बोल रही है, ओ ब्लैक का पैसा रखने वाले, तेरे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इज्जत नहीं है, लेकिन तू अपने शौक तो पूरे करेगा। इनकम टैक्स को इज्जत नहीं करता, लेकिन तू अपने शौक को तो पूरा करेगा। तो कभी अपने शौक को पूरा करने के लिए डॉलर खरीदेगा, पाउंड खरीदेगा, तो HDFC के पास जाएगा या फिर कोई भी ऑथोराइज डीलर, तो तुझसे एक्स्ट्रा पैसा ले लेगा। मतलब दिस इज इनडायरेक्ट वे टू वसूलो टैक्स फ्रॉम पीपल हैविंग ब्लैक मनी। और सी इधर ब्लैक मनी क्यों बोला, क्योंकि सी डॉलर वॉलर खरीदना कोई आम आदमी नहीं होता है। तुम लोग बोले नहीं, कभी कभी आम आदमी को भी तो डॉलर चाहिए, तो 7 लाख की छूट है ना, 7 लाख तक छूट है। लेकिन कोई मुझसे है ना इतने डॉलर मांग रहा है कि मैंने उसको डॉलर दे दिए, और बदले में जो रुपीस आ रहे हैं वो 25-30 लाख, 25-30 लाख आया, मतलब भरपूर डॉलर लेके गया। डॉलर का करेगा क्या? जरूर उसका कुछ फॉरेन कनेक्शन है, ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, अमीर आदमी है। तो अमीरों को पकड़ने का एक तरीका है। सी इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई जो डॉलर पाउंड खरीदता है वो चोरी होता है, लेकिन गवर्नमेंट का सिस्टम तो क्या है, हम शक की निगाह से देखेंगे। जैसे मान लो मैंने जिसको है ना बहुत सारे डॉलर्स दिए और रुपीस लिया, उससे टीसीएस कलेक्ट किया, अब उसको क्या लग रहा है, भाई मैं तो शरीफ आदमी हूँ यार, मैं तो इज्जत से टैक्स भरता हूँ। तो गवर्नमेंट क्या बोले, तू इज्जत से टैक्स भरता है ना, तो भर, तेरा जो टीसीएस है एडजस्ट हो जाएगा। टैक्स भरता ही है ना तू, तो जितना भरेगा उसमें थोड़ा कम भर देना। आप तो टैक्स भरते हो तो एडजस्ट, अरे टीसीएस एडजस्ट होता है ना बाद में, उसका क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन नहीं भरता है तो फंस गया ना वो। तो बताओ इधर क्या याद रखना है, ऑथोराइज डीलर व्हेन ही सेल्स। सी ये सब सेल ट्रांजेक्शन देख रहे हो, या तो कोई सेल ट्रांजेक्शन हो रहा है, लीज ट्रांजेक्शन, ये भी सेल है, लेकिन सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी सेल हो रही है, चाहे डॉलर पाउंड कुछ भी हो, और इन रिटर्न रुपीस अप टू 7 lakhs मिल रहा है, नो टीसीएस। 7 लाख से ज्यादा है तो ऊपर वाले अमाउंट का 20%। अब 20% के बदले कभी 5% भी होता है। कब? सुनो, मान लो मैंने जिसको डॉलर दिया था वो मुझसे डॉलर क्यों लिया मालूम है? क्यों लोग मुझसे डॉलर क्यों लेके आते हैं? मैं कौन हूं बताओ? मैं फॉरेन करेंसी डीलर हूं। लोग मुझसे डॉलर क्यों लेके आते हैं? उनको फॉरेन में यूज करना होगा ना। अब पता चला जो मुझसे डॉलर लेके गया उसको फॉरेन में एजुकेशन पर्पस के लिए यूज करना है या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो कितना नेक काम है। एजुकेशन, मेडिकल, इट्स अ नेसेसिटी। तब तुम मुझसे डॉलर लेके जाएगा ना, तेरे को डिस्काउंट दूंगा 20% के बदले 5% टीसीएस, 5% रेट हो जाएगा इफ जो मुझसे डॉलर ले जा रहा है वो किसी एजुकेशन या मेडिकल पर्पस के लिए। सी बेसिकली यू वांट टू रेमिट इन फॉरेन कंट्री। और पता है इसी मैं तुमको ये जो बता रहा हूं ना, मुझसे डॉलर लेके गया, एक्चुअली रियल लाइफ में क्या होता है ना, मैं बैंक तेरे को लिटरली डॉलर देगी नहीं। बैंक क्या बोलेगी, तेरे को तेरी बेटी की एजुकेशन के लिए चाहिए ना, कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो बैंक वाले डायरेक्टली उधर पहुंचा देंगे। लेकिन एक बार आर्टिफिशियली फील करो, मुझसे कोई डॉलर लेके गया, मुझे क्या दिखाना है, मैंने कोई सामान बेचा है, जैसे टेंडू बेचा, दारू बेचा, अभी डॉलर पाउंड बेचा, ऐसा फील करवाना है। जबकि एक्चुअली तुमको डॉलर नहीं देने वाला HDFC बैंक। वो क्या करेगा, आपको क्यों चाहिए डॉलर, आपको फॉरेन में आपके बेटे की पढ़ाई के लिए चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी, हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, वो डायरेक्टली हो जाता है। लेकिन तेरे से मैं चार्जेस लूंगा, एजुकेशन है तो 5% एक्स्ट्रा लूंगा, और इधर भी 5 लाख का थ्रेशोल्ड है, सॉरी गलती से 7 लाख तक नो टीसीएस, बैलेंस के ऊपर 5%। ओके, वो आएगा पॉइंट, बता रहा हूं। एक और रेट सुन लो, 20% हो गया, 5%, इधर कभी कभी 0.5% भी होता है। कब? मान लो ये देखो, मुझसे कोई डॉलर मांगने आया, लेकिन उसको डॉलर क्यों चाहिए मालूम है? एजुकेशन पर्पस के लिए। लेकिन उस एजुकेशन पर्पस के लिए बेचारा लोन लेके आया था, लोन लिया वो,
वो क्लाइंट ने पहले लोन लिया, क्यों लिया? एजुकेशन के लिए। अब उस चक्कर में मेरे पास डॉलर मांगने आया तो मुझे ज़्यादा दया आ जाएगी। एक तो एजुकेशन सुन के ही पिघल जाते। वो तू तेरे बच्चे को यूएस में पढ़ाने भेज रहा है, अच्छा काम है, पढ़ाना चाहिए, पढ़ो प्लीज, रिवाइज एंड कम, पढ़ना चाहिए। एंड फिर बाद में मालूम पड़ा कि क्या करूं, बच्चे को पढ़ाने के लिए करना पड़ रहा है, मेरे पास तो पैसा नहीं था, मैं लोन लेके आया हूं। लोन लिया उसने। लोन भी किससे लेना चाहिए मालूम है? कोई बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से। इनसे अगर लोन लिया तो ऑथेंटिक लोन मानते हैं। फिर तो बाद में फॉरेन करेंसी डीलर को और दया आ जाएगी। वो तेरे को डॉलर देगा, पाउंड बेचेगा, लेकिन बदले में टीसीएस खाली 0.5% होगा। इफ आई एम गिविंग द डॉलर टू हिम फॉर एजुकेशन पर्पस फॉर विच ही टुक द लोन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, दैट मीन्स वो अगर अपने कोई दोस्त से लोन लेके आया था तो फॉरेन करेंसी डीलर उसको कंसेशन नहीं देगी, क्योंकि क्या पता वो लोन दोस्त से लिया नहीं, झूठ बोल रहा होगा। प्रोवाइडेड यू हैव टेकन लोन फ्रॉम, ये पूछते हैं एग्जाम में यार, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, उनसे तू लोन लिया हुआ रहना चाहिए। और वो लोन लेके तू एजुकेशन पर्पस के लिए रेमिट करना चाह रहा है तो देखो फॉरेन करेंसी डीलर क्या बोलेंगे, फिर आपसे हम टीसीएस खाली 0.5% लेंगे। ये देख पत्ते खोल रहे इधर, छुपे हुए थे सब। ये कौन है? एक ऑथोराइज्ड फॉरेन करेंसी डीलर है। वो किसी आदमी को फॉरेक्स बेच रहा है, फॉरेन करेंसी, डॉलर, पाउंड, एनीथिंग, और वो रेमिटेंस पर्पस के लिए। ओके, एंड फिर बाद में हम लोग उससे इंडियन करेंसी लेंगे, लेकिन टीसीएस कितना कलेक्ट करेंगे? जितना भी आईएनआर आया, आईएनआर मतलब रुपीज होगा ना, -7 लाख कर दो, डिफरेंस पे टीसीएस पर। सी ये ड्राइंग में मैं बता रहा हूं कि टीसीएस कितना कलेक्ट होगा। तो जितना भी करेंसी एक्सचेंज हुआ इन आईएनआर टर्म्स, -7 लाख, उसका सडन परसेंटेज। और परसेंटेज कितना? कभी 5, कभी 0.5, तो कभी 20। इट डिपेंड्स अपॉन रेमिटेंस इज फॉर व्हाट पर्पस। एरो दिख रहा है? रेमिटेंस का पर्पस क्या है? एजुकेशन, मेडिकल है तो 5%, और एजुकेशन में भी लोन लिया था उसने फ्रॉम दीज पीपल तो 0.5। सी मेडिकल में लोन वाला पॉइंट नहीं है, मेडिकल का हमेशा 5% होगा। सी जो ज़्यादा कॉमन है वो सोचते हैं ना, ये बहुत कॉमन है कि आजकल लोग अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। सी किसको पढ़ने भेजा उसके बाद कंडीशन नहीं है, तू बच्चे को भेज के दोस्त को भेज पढ़ाई करने, कि खुद जा, कि अपने एम्प्लॉय को भेज यूएस में पढ़ने के लिए। एजुकेशन पर्पस के लिए तुझे डॉलर पाउंड चाहिए ना, और तू लोन लेना चाहिए, विच इज वेरी कॉमन इन रियल लाइफ, तो टीसीएस का रेट कम हो जाएगा 0.5%। और एनी अदर पर्पस क्या हो सकता है? जैसे मुझसे फॉरेन करेंसी मांगने आया था, मैंने पूछा क्यों चाहिए? मेरा धंधा है उधर पैसा भिजवाना है, मेरा भाई है उधर, उसको पैसे भेजने हैं। हाँ तो ठीक है, तो ये तो जनरल पर्पस हो गया ना, तो टीसीएस का रेट 20%। मतलब ये तो हालत हो जाए, मतलब जो डॉलर खरीद रहा है ना, मतलब उसकी तो लूट ली हमने। लेकिन उसको खराब लगे तो क्या बोलना चाहिए? सी इफ यू आर नॉट अ टैक्स पेयर तो पकड़ा गया, एंड इफ यू आर अ टैक्स पेयर तो तेरा जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा उधर ही एडजस्ट हो जाएगा ना। तो गवर्नमेंट को गिल्टी भी नहीं लग रहा है कि तू टैक्स भरता है तो भरेगा, तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, और नहीं भरने वाला है तो पकड़ा गया ना। बट 7 lakhs is exempt throughout, irrespective of whatever purpose you are remitting. ये क्या था? 206C सबसेक्शन 1G। लेकिन सुनो इधर, ये 7 लाख का थ्रेशोल्ड है ना, इट इज पर रेमिटर, पर रेमिटर। ये सुनो, ध्यान से सुनना, एकदम केयरफुली सुनना प्लीज। हाँ, मैं एचडीएफसी बैंक हूं, मेरे पास एक आदमी आया, वो बोला मेरे को डॉलर चाहिए, तो मैंने दे दिया, और डॉलर देके उससे रुपीस लिया। कितना? 4 लाख ही लिया था। 4 अमाउंट याद रखना, डॉलर दे दिए और बदली में 4 लाख रुपीस आ गया। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ था। फिर यही आदमी है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास गया, पहले एचडीएफसी बैंक के पास गया था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, देन ही वेंट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोल रहे हैं मुझे डॉलर दो, मुझे डॉलर दो, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलेगी दे देंगे, लेकिन तू रुपीस दे बदले में। तो वो लोग ने भी 4 लाख चार्ज किया, तभी 4 और 4 8 हो गया। क्यूमुलेट करना पड़ता है, क्योंकि पर रेमिटर यू आर रेमिटर। सी मैं फॉरेन करेंसी डीलर हूं, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन वो आदमी को क्या बोलेंगे, रेमिटर। तो सी HDFC बैंक से पहले 4 लाख का टाका भेड़ चुका है तेरा। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, वो 4 लाख को माइंड में रखेगी, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कैसे मालूम कि मनुष्य HDFC से पहले डॉलर ले चुका है? वो इसकी ड्यूटी है। ही हैज टू गिव एन अंडरटेकिंग टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डियर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं आपके पास डॉलर मांगने आ रहा हूं ना, तो ये पहली बार नहीं, पहले मैं HDFC बैंक के पास भी गया था, वहां मेरा 4 लाख रुपए का करेंसी एक्सचेंज हो चुका है, अब मैं आपके पास आया हूं। वो उसको लिख के देना पड़ेगा, नहीं लिख के दिया तो उसकी सजा भी है। तो तुम लोग ये मत सोचो नहीं किया तो, सी अपने ये नहीं पढ़ रहे लॉ को कैसे तोड़ना है। वी आर स्टडिंग द रूल। तो रूल क्या बोलता है कि वो बंदा जो HDFC से एक बार करवा के गया ना, उस वक्त तो कुछ नहीं था, लेकिन जब सेकेंड टाइम इफ ही अप्रोच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ही हैज टू गिव एन अंडरटेकिंग ऑफ हिज प्रीवियस ट्रांजेक्शन, सो दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अवेयर। सो टेल मी अभी SBI क्या करेगी? SBI के साथ भी 4 लाख रुपए का हुआ है, तो 4 में से 3 कट करेंगे, क्योंकि एक 4 लाख तो HDFC से हो गया ना, और अपना कोटा 7 लाख का है, तो 4 का कोटा तो खत्म, 3 लाख का और कोटा, तो SBI 1 लाख के ऊपर TCS कलेक्ट करेगी, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द पर्पस। ओके, तो वो पर्पस के हिसाब से 20% वगैरह हो जाएगा। ओके, अब बोलोगे नहीं पहली बार कुछ और पर्पस था, SBI के टाइम पर्पस अलग था, तो SBI तो अपना पर्पस देखेगी ना। अरे HDFC से वो एजुकेशन के लिए लेके गया था, लेकिन 5% वाला रूल था ना, लेकिन HDFC के केस में तो TCS एप्लीकेबल ही नहीं था। बट जब तू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास गया, वहां तेरा एजुकेशन एक जनरल पर्पस था, तो वो तो अपना जनरल पर्पस देके 20% चार्ज करेंगे एक्स्ट्रा। ओके, तो ऐसा है ना। और ये मैंने क्या पर रेमिटर बोल के बात नहीं, पर रेमिटर कैसे हो गया बराबर ना, इट्स नॉट पर फॉरेन करेंसी डीलर। अगर ऐसा होता ना पर फॉरेन करेंसी डीलर, तो लोग तो क्या करते, HDFC बैंक से 7 लाख का करवा लेते, किसी और बैंक से 7 लाख का करवा लेते, किसी और बैंक से 7 लाख, एक ही जन कितना करवा लिया। इसलिए इट्स नॉट पर फॉरेन करेंसी डीलर, इट इज पर रेमिटर। ओके, यस, नहीं होगा ना। सी इधर 20% सुन के किसी को हार्ट अटैक फील हो रहा है ना, तो गवर्नमेंट के पास जवाब क्या है, ठीक है ना, ये पैसा आपका कोई खा थोड़ी गया है, आप टैक्स तो भरते ही हो, टैक्स भरोगे तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। और तुमको लग रहा है नहीं तो ये इतना तो मेरा टैक्स में तो रिफंड भी तो आता है, नहीं पैसा ब्लॉक हुआ तो होगा है ना। अब ऐसे बड़े बड़े फॉरेन डॉलरों में खेलते हो तो ये आपको सफर करना पड़ेगा। और बाय द वे पहले 20 नहीं 5% ही था, ये हॉरिबली 20% 1 जुलाई 23 को हुआ था। पुरानी बात होगी, तुम लोग के लिए पुरानी बात होगी, अपना तो 24-25 ईयर है ना। बट कहने का मतलब है दिस हैज रिसेंटली बिकम 20। रिसेंट मतलब नॉट मोस्ट रिसेंट, गए साल ही हुआ था, बट जो भी इट्स अ हॉरिबल रेट ऑफ TCS। ये हो गया। ये क्या था 1G। 1G का एक और पार्ट है, पार्ट 2। टूर ऑपरेटर हो ना, टूर ऑपरेटर जो पैकेज टूर बेस्ड है। जैसे मान लो मैं एक टूर ऑपरेटर हूं, मेरा धंधा क्या है, सबको टूर ऑर्गेनाइज करके देता हूं। 9 डेज यूरोप, 10 डेज US, 5 डेज इन ऑस्ट्रेलिया, पूरा पैकेज बना के देता हूं। पैकेज में क्या क्या होता है, टिकट बुक कर दूंगा तेरी, होटल बुक कर दूंगा, साइट सीइंग सब कर दूंगा, तू मेरे को इतने पैसे दे दे, पैकेज टूर वाला हूं। अब मैं जब किसी को पैकेज टूर बेचूंगा, चाहे यूरोप का टूर हो कि ऑस्ट्रेलिया का US का टूर हो, पैकेज टूर बेचने वाला सामने वाले से जब पैसा लेगा ना, इसमें भी TCS है। 7 लाख तक 5%, बैलेंस के ऊपर 20%। इधर देखो ऐसा है, लुक,
इधर भी 7 लाख है, लेकिन 7 लाख तक जीरो नहीं, 5%, और बैलेंस के ऊपर 20%। इधर भी वही लॉजिक है, अमीरों को पकड़ने का तरीका है। आज अमीर लोग हैं ना, इनकम टैक्स वालों की इज्जत नहीं करते ना, लेकिन अपने शौक पूरे करने के लिए कभी यूरोप जाते हैं, कभी यूएस जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं। तो जाएगा तो तू पैकेज टूर ऑर्गेनाइज करवाएगा तभी फंस जाएगा। तो टेल मी, अगर एक क्लाइंट मेरे पास आया, वो बोलता है मुझे 10 दिन का यूरोप का टूर चाहिए, स्विट्जरलैंड वगैरह, इटली रोम वगैरह सब कुछ आ जाना चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो मैंने बोला 20 लाख रुपए लगेंगे, तो 20 लाख मेरा कोटेशन है। तो टेल मी टीसीएस कैसे आएगा? मैं टूर ऑर्गेनाइज कर दूंगा, उससे 20 लाख लेने वाला हूँ तो 20 नहीं लूंगा, 20 लाख तो मेरे चार्जेस है, प्लस क्या आएगा? 20 के 2 टुकड़े करो, 7 लाख के ऊपर 5%, और 20 पे 7 गया बचा 13 लाख के ऊपर 20%। मतलब स्लैब वाइज करना है, 7 लाख का 5% और बैलेंस का 20%। सी इधर क्या है, ये रेमिटेंस में तो क्या 7 लाख तक एग्जेम्प्ट ही है, इधर 7 लाख के ऊपर कम रेट आएगा। क्यों, कितने लोग छोटी मोटी टूर भी आजकल तो क्या है, थोड़े मिडिल क्लास लोग भी घूमने लगे यार, सिंगापुर वगैरह टूर ऑर्गेनाइज करके आते हैं। तो इससे पता है क्या सीखना चाहिए, पैकेज टूर में मत जाना कभी भी। अगर फॉरेन जाने का शौक चढ़ा है तो खुद ही अपनी टिकट बुक कर, खुद ही होटल बुक कर, या फिर एजेंट को बोलेगा तो खाली टिकट बुक करवाना। पैकेज कब बोलते हैं? जब 2 और मोर एक्टिविटीज आर गिवन, ये भी लॉ में डिफाइन किया है। अ टूर इज अ पैकेज टूर व्हेन यू गिव समवन 2 एक्टिविटी। जैसे मान लो मैंने बोला हाँ तेरी टिकट और होटल कर दूंगा, 2 चीज की ना, तो पैकेज बन गया। अगर मैं तेरे खाली टिकट से बुक करूंगा तो इट्स नॉट अ पैकेज। पैकेज में मिनिमम 2 चीज होनी चाहिए। तो इसलिए पता है, अगर तेरे को टिकट बुक कराने का आलस आ रहा है या होटल, एक चीज किसी से करवा ले, 2-3 चीज किसी पे डाल दिया तो पैकेज बन जाएगा, और पैकेज बना तो खत्म। टेल मी, ब्लैक के पैसों को पकड़ने वाला कौन सा टीसीएस था? 1G। एक्चुअली ये भी 1G है और ये भी 1G है, लेकिन इधर तो हम लोग रेमिट कर रहे हैं ना, इधर तो हम खुद ही जा रहे फॉरेन, हम खुद ही चले गए। लेकिन इधर हम गए कि पैसा गया, लेकिन सब 1G था, 1G। तो मुझे बताओ, ब्लैक के पैसों वालों का क्या था? 1G था। फिर गाड़ी वाला 1F, वो भी ब्लैक के पैसों वालों का था। और बाकी जो लीज वाले ट्रांजेक्शन थे, वो टेंडू वेंडू सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले थे। लास्ट वाला देखना, ये तुम लोग को आता है। मालूम है टीडीएस में 194 क्यू था, वैसा टीसीएस में भी है। एक से प्लीज पहले 194 क्यू को याद दिला रहा हूं, स्क्रीन को एक छुपा देता हूं स्क्रीन। 194 क्यू में क्या था मालूम है? अगर मैं किसी एक ही जन से 50 लाख से ज्यादा का माल ले लूं, विथ फ्रॉम 1 पर्सन ओनली, मोर देन 50 लैक्स, और जिसमें मेरे गए साल का टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ था, बायर बिग बायर, बिकॉज इस लास्ट ईयर टर्नओवर वाज मोर देन 10 CR, और एक जन से 50 लाख से ज्यादा बाइंग, तो क्या होगा? जब मैं बाय करूंगा ना, उसकी पेमेंट करूंगा तो 50 लाख छोड़ के बैलेंस पे 0.1% काट के दूंगा। टीडीएस था वो, काट के दूंगा। ये चीज टीसीएस में भी है। अब टीसीएस बनाना है तो पूरा रिवर्स कर दो। टीडीएस पेयर के एंगल से होता है, बायर के एंगल से, तो टीसीएस रिसीवर सेलर के एंगल से होता है। अब सेलर भी क्या करेगा? अब सेलर बन के सोचो, अगर सेलर किसी को 50 लाख से ज्यादा का माल बेच रहा है एक ही जन को, और वो सेलर का गए साल का टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ है, तो सेलर जब माल बेचेगा तो उसका सेलिंग प्राइस लेगा, उसमें 0.1% एक्स्ट्रा कलेक्ट करेगा। सब सेम है, वही 50 लाख को अलग करके बैलेंस पे 0.1%, पूरा डिक्टो सेम है, सेम एज 194 क्यू। इधर 206C 1H है, 1H ऑफ टीसीएस, और 194 क्यू ऑफ टीडीएस, डिक्टो सेम है, लेकिन वो बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू था, ये सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी पता है क्या माइंड में आएगा? ये डबल डबल थोड़ी रख सकते, डबल नहीं होगा, दोनों में से चलेगी किसी एक की ही, बट दैट डिपेंड्स अपॉन, अगर बायर का गए साल का 10 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है तो टीडीएस की चलेगी, और बोल सेलर का गए साल का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है तो सेलर का टीसीएस चलेगा।
और दोनों का ही 10 करोड़ के ऊपर है तो टीडीएस। मैंने कहा गवर्नमेंट का फर्स्ट लव टीडीएस है, तो अगर दोनों चीज बैठ रहा है तो टीडीएस विल प्रिवेल। सी कई बार ऐसा होता है ना, टीडीएस बैठ नहीं रहा तो टीसीएस को ले लेंगे। टीडीएस क्यों नहीं बैठ रहा है? क्योंकि बायर का गए साल का 10 करोड़ क्रॉस नहीं हो रहा था, तो टीडीएस तो फ्लॉप गया ना, तो टीसीएस ट्राई मारेगी गवर्नमेंट, वो भी नहीं हुआ तो गवर्नमेंट का बैट लगा। लेकिन बायर अगर क्रॉस हो रहा है तो टीडीएस, सेलर अगर 10 करोड़ क्रॉस हो रहा है तो टीसीएस, दोनों हो रहे हैं तो टीडीएस। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू टीडीएस। हिम्मत है तो मुझे बताओ, इधर मैंने अदर गुड्स क्यों लिखा है और इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया उसको तारे बना के? ये ड्राइंग समझ गया ना? ये देखो टीसीएस कलेक्ट हो रहा है 0.1%, बट दिस इज फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। टेल मी अदर गुड्स क्यों लिखा है? ऑलरेडी कुछ गुड्स लोग की बात हो चुकी है, टेंडू, टिम्बर, अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, अल्कोहल, स्क्रैप, मिनरल। देख लो, तुम लोग भूल गए ना, तुमको लगा सर तो बोलते याद है, मेरे को हमको थोड़ी याद है। दिखा देता हूँ, ये देखो, ये भी गुड्स था, ये सब गुड्स ही तो थे। अरे गाड़ी भी किसी का गुड्स होता है, जो गाड़ी बेचता है ना शोरूम वाले, होंडा सिटी वाले, गुड्स ही है। अरे भाई और किधर, ये गुड्स नहीं था, ये जमीन थी। और तो बस जो गुड्स वाले थे ना, वो नहीं, अदर गुड्स। फर्क क्या पड़ता है में? अल्कोहल जैसे गुड्स पे तो है ना हमेशा टीसीएस आ जाता है, लेकिन अदर गुड्स में 50 लाख की राह देख। तुम लोग समझे नहीं, अदर गुड्स को एक प्रोटेक्शन क्या मिला है, 50 लाख क्रॉस होगा तो ही आता है। और अल्कोहल को श्राप क्या मिला है? वो तो 100 रुपए का भी अल्कोहल बेचा ना टीसीएस। अरे मतलब ये श्रापित लोग हैं। कौन? ये लोग। इनके तो ट्रांजैक्शन से 50 लाख से कम हो तो भी, लेकिन इन गुड्स के अलावा जो दूसरे गुड लोग होते हैं, दूसरे गुड्स लोग को 50 लाख का प्रोटेक्शन मिला ना। जैसे गाड़ी का बताओ, गाड़ी में मान लो मैं मोटर कार का, मेरा धंधा ही है, मोटर कार बेचना मेरा गुड्स ही है, फॉर मी इट्स अ गुड्स। तो टेल मी, मैं वो 50 लाख के हिसाब से चलूंगा कि 10 लाख? 10 लाख। सी कभी भी कोई स्पेसिफिक सेक्शन होता है ना, स्पेसिफिक सेक्शन विल ओवरराइड अ जनरल सेक्शन। सी अभी लास्ट वाला जो चल रहा है ना अपना, ये कौन सा, ये जनरल सेक्शन है। इधर सामाजिक है, समूह में सब आ गए, लेकिन इधर सेकंड प्रायोरिटी आता है ना, ये बैलेंसिंग फिगर है। इसे गाड़ी में ना, इवन इफ यू आर अ डीलर ऑफ कार, तेरे लिए गुड्स है, तो उधर ये वाला मत रूल फॉलो करना, क्योंकि अदर्स मतलब गाड़ी वाड़ी को छोड़ के दूसरी चीज के लिए। ओके, ये इधर भी इन लोगों ने लल्लू बनाया एक बार एग्जाम में। मतलब सम में ना ऐसा 50 लाख जैसा कुछ माहौल बना रहे थे, वो तो सम बनाने वाले की कला है। तेरे को है ना 50 लाख में गुमराह करेगा। लेकिन क्वेश्चन किस पे था? स्क्रैप, मिनरल, कोल, आयरन और। प्रिसाइसली मेरे को याद है कोल के ऊपर क्वेश्चन था, कोल का ही क्वेश्चन था। यस, कोल का था क्वेश्चन। और इन लोगों ने ऐसे 50 लाख की बातें कर रहे थे सब। तो क्या बोलना चाहिए, क्या करूं? 50 लाख का, 50 लाख का नियम इज फॉर अदर गुड्स, और कोल, आयरन और वाज अ स्पेसिफाइड गुड्स, तो उधर तो कितनी भी अमाउंट हो टीसीएस आता है। तो टेक दिस वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर सेटर का हॉट फेवरेट पॉइंट है। मैंने कितना सब बता दिया ना। देखो समरी बहुत काम की है, प्लीज ध्यान देना। ये देखो, सबसे पहले सबका मेन सेक्शन क्या था? 206C, सब सेक्शन 1 था, फिर 1F, फिर 1C, 1G, 1H, इतना ही पढ़ा है मैंने। और इसको याद कैसे करना है बताऊंगा। ये क्या था? टेंडू लीव्स। ये क्या था? टिम्बर, अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। फिर एल्कोहल, स्क्रैप, मिनरल्स। कौन से मिनरल? कोल एंड आयरन और मिनरल मतलब चीजें, गुड्स वाले मिनरल। फिर कार एंड अदर लग्जरी आइटम्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan। फिर पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन का लीज 2%, फॉरेन करेंसी जनरल पर्पस का 20, एजुकेशन मेडिकल है तो 5, और एजुकेशन आउट ऑफ लोन मनी तो 0.5 था ना ये।
फॉरेन टूर पैकेज 7 लाख तक 5%, बियॉन्ड 7 लाख 20%, और गुड्स का 0.1% था। ठीक है, अब पता है इसको कैसे याद रहना चाहिए। सुनो, मैंने इसका है ना एक कुछ कॉन्वर्जेशन कर रहा हूं मैं, ऐसे फील करो मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं और मेरी बातों में तुम लोग को ये याद हो जाएगा। इमेजिन, अरे मैं कुछ एनेक्ट कर रहा हूं अभी, मैं एक हूं कोई शीरीष व्यास, मेरा एक दोस्त है ना, तो उसको मैं फोन पे कुछ समझा रहा हूं, ठीक है, लेकिन फोन करने के पहले मैं गाना गाया, एक से ना, हाँ ठीक है, तो मैं अपने दोस्त को फोन करूंगा, फोन पे कुछ बात करूंगा और फोन करने के पहले गाना गा रहा हूँ। सी गाना क्या गा रहा हूँ मैं, ऐसे घर में गुनगुना रहा था, टी टी असम 5-1, टी टी असम 5-1, ये गाना है देखो, टी टी असम 5-1, टी टी असम 5-1। आजकल के बच्चों को ढाई समझता नहीं है, अंग्रेज पैदा हुए ना, ढाई मतलब 2.5%, 2.5 को हिंदी में क्या बोलते, ढाई। ऐसे दुनिया भर की हिंदी आती, लेकिन ये देसी हिंदी नहीं आती है, तो ढाई मतलब 2.5। और मैं ढाई क्यों बोलना चाह रहा हूँ, राइम होता है ना, 5-ढाई 5-ढाई, और ये भी मजा आ रहा है, टी टी असम 5-1, और टी मतलब चाय, चाय आसाम में बहुत प्यारी मिलती है। आसाम गए हो कभी? मैं भी नहीं गया हूँ लेकिन आसाम इज फेमस फॉर द चाय, और आसाम मतलब लिटरली आसाम नहीं, ASM क्या होता है, अल्कोहल स्क्रैप मिनरल। तो सुनो, पहले मैं ऐसे ही घर पे गाना गा रहा था, फिर बाद में याद आया दोस्त से बात करता हूँ, तो पहले गाना क्या गाया, टी टी असम 5-1, टी टी असम 5-1, फिर फोन किया मैंने दोस्त को बोला, देख दोस्त, एक तो तू गाड़ी ले, स्क्रीन पे देखते हो, दोस्त को बोला, देख दोस्त, एक तो तू गाड़ी ले, दूसरा पार्किंग से निकल, टोल भर, माइन पे मिल। फिर दोस्त बोला, फिर क्या करेंगे? अरे फिर बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी खरीदेंगे, फॉरेन टूर पे जाएंगे, बहुत ज्यादा शॉपिंग करेंगे। नहीं कनेक्ट हुआ? बहुत ज्यादा शॉपिंग करेंगे मतलब 50 लाख से ज्यादा का माल खरीदेंगे। अरे मैं दोस्त से बात कर रहा हूं, दोस्त को क्या बोला, देख दोस्त, एक तो तू गाड़ी ले, एक बोला ना, 1% याद हो गया, क्या बोला उसको, गाड़ी ले। तो फोन पे क्या बात हो रही है, एक तो तू गाड़ी ले, दूसरा काम दिया ना उसको, दूसरा बोलती टू याद आ गया, एक तो तू गाड़ी ले, दूसरा पार्किंग से निकल, गाड़ी पार्क किया होगा ना, पार्किंग से निकल, टोल भर और मुझे माइन पे मिल। फिर दोस्त भी पूछा, फिर क्या करेंगे? अरे फिर फॉरेन करेंसी खरीदेंगे, फॉरेन टूर जाएंगे, फिर बहुत ज्यादा शॉपिंग करेंगे, बहुत ज्यादा मतलब मोर देन 50 lakhs। अरे तो याद हो गया ना पूरा इधर। लेकिन पता है ये इधर तक तो परसेंटेज भी याद हो रहे थे मस्त, एंड के परसेंटेज खुद को याद करना पड़े, इतना तो खुद कर लो और ये थोड़ा मेहनत करके याद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे टेक्निक में परसेंटेज लास्ट के कवर नहीं हुए। तो पहले गाना गाओ, टी टी असम 5-1, टी टी असम 5-1, फिर देख दोस्त, एक तो तू गाड़ी ले, एक गाड़ी मतलब 1%, दूसरा पार्किंग से निकल, टोल भर, माइन पे मिल, फिर क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी खरीदेंगे, फॉरेन टूर जाएंगे, बहुत ज्यादा शॉपिंग करेंगे। तो ये सारे TCS के रेट्स हो गए।